धर्मवीर भारती के उपन्यास का शीर्षक ही अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, गुनाहों का देवता। तो क्या प्यार एक देवता है जो इंसान को मतलब बनाता है, या फिर एक गुनाह है जो उसे तबाह कर देता है? और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हमारे पास इसी मशहूर उपन्यास का शुरुआती हिस्सा है और हम किरदारों की दुनिया में उतरकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल एक बहुत ही खास शहर में पूछा जा रहा है, इलाहाबाद। भारती जी ने इलाहाबाद को सिर्फ एक लोकेशन की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक रोमांटिक कलाकार की अधूरी कलाकृति बताते हैं। सही कहा। कहीं बनारस की गलियां तो कहीं लखनऊ की चौड़ी सड़कें, सुबह पवित्र, दोपहरें जलती हुई और शामें रेशमी। वाह! ये शहर खुद किरदारों के मिजाज की तरह है, बिखरा हुआ, खूबसूरत और बहुत उलझा हुआ। बिल्कुल। और इसी शहर के अल्फ्रेड पार्क की एक सुबह में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो चंदर से। हाँ, पश्मीने का लंबा कोट, पतली पैंट और माथे पर झूलती एक भूरी लठ उसका हुलिया ही बताता है कि वो एक बौद्धिक, एक सोचने समझने वाला इंसान है। पर दिलचस्प बात यह है कि वो फूलों का दीवाना है। यहीं से उसके किरदार का जो विरोधाभास है वो शुरू हो जाता है। सही कहा। वो इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहा है, मतलब एक बहुत ही तार्किक, लॉजिकल विषय पढ़ रहा है। हाँ। लेकिन उसका दिल फूलों और खूबसूरती में अटका है। और पार्क में उसकी बातचीत अपने दोस्तों से होती है जो उस दौर के यूनिवर्सिटी जीवन का बहुत ही क्या कहते हैं, सजीव चित्र खींचती है। हाँ, और पता चलता है कि वो डॉक्टर शुक्ला के घर पर रहता है, उन्हीं पर एक तरह से आश्रित है। और इसी बातचीत में पहली बार हल्के से सुधा का जिक्र आता है। बस एक जिक्र। और फिर उसकी मुलाकात होती है कवि बिसरिया से। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। बिसरिया के लिए प्यार और कविता एक गहरी, एक रूहानी अनुभूति है, लेकिन चंदर तो उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है। वो मजाक उड़ाता है। अब वो कहता है कि प्यार एक दिमागी बीमारी है और कविता एक तरह का सन्निपात, मतलब बुखार में बड़बड़ाना। तो क्या ये सिर्फ मजाक है या चंदर सचमुच भावनाओं को इसी नजर से देखता है? मुझे लगता है ये मजाक नहीं, ये चंदर का एक सुरक्षा कवच है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा। वो हर भावना को अपने बौद्धिक तराजू पर तौलना चाहता है। उसके लिए भावनाओं की दुनिया एक अनियंत्रित, खतरनाक जगह है। इसलिए वो उसे तर्क और विज्ञान की भाषा में बांधकर काबू में रखना चाहता है। मतलब ये सिर्फ दो दोस्तों की छेड़छाड़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष की नींव है, दिल और दिमाग की लड़ाई। चंदर का पूरा सफर इसी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और इस दिल और दिमाग की लड़ाई के केंद्र में है सुधा। जब सुधा की एंट्री होती है तो वो चंदर की बौद्धिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो लाइब्रेरी की मेंबर बनने में भी झिझक रही है। उसमें एक भोलापन है, एक मासूमियत। वो चंदर से कहती है, तुम ही मेरे लिए मेंबर बन जाओ। उसका ये कहना ही उनके रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देता है ना? बिल्कुल। उपन्यास में लिखा है कि उनका एक दूसरे पर अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। ये रिश्ता किसी परिभाषा में नहीं बंधा है। इसमें दोस्ती है, भाई बहन का स्नेह है, एक अनकहा अधिकार भी है, और इन सब के नीचे एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझते। और कहानी हमें बताती भी है कि जब चंदर अपनी माँ से झगड़ कर आया था तो डॉक्टर शुक्ला के परिवार ने ही उसे संभाला था। हाँ। और बचपन में वो जंगली और जिद्दी सुधा को सिर्फ चंदर ही काबू कर पाता था। लेकिन मुझे लगता है अब ये रिश्ता थोड़ा बदल गया है। कैसे? अब सुधा की जिद और दुलार दोनों का हकदार सिर्फ चंदर है। हाँ। अब वो रिश्ता बराबरी का हो गया है। सुधा उसकी सेहत का माँ की तरह ख्याल रखती है। उसे लड़कियों वाला टॉनिक पीने पर मजबूर करना, हाँ, या फिर चाय के नाम पर दूध से भरा प्याला दे देना। वही तो। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो चंदर के जीवन के केंद्र में है। ये एक ऐसी दुनिया है जो उन्होंने अपने लिए बनाई है, बाहरी दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे। लेकिन एक तरफ तो ये बहुत गहरा दुलार लगता है, पर क्या इसमें एक तरह का भावनात्मक नियंत्रण भी नहीं है? दिलचस्प नुक्ता है। क्या सुधा अपनी मासूमियत में चंदर को अपनी इस पवित्र दुनिया से बाहर जाने ही नहीं देना चाहती? वो उसे ऐसी चाय पिलाती है जो दिमागी काम करने वालों के लिए है, जैसे वो तय कर रही हो कि चंदर का दायरा क्या है। हाँ, इसे उस तरह से भी देखा जा सकता है। ये प्यार इतना गहरा है कि वो अनजाने में ही एक दूसरे के लिए सीमाएं बना रहे हैं। सुधा की दुनिया में चंदर एक देवता की तरह है, पवित्र, बुद्धिमान और सिर्फ उसका।
वो इस छवि को टूटने नहीं देना चाहती। और यही पवित्रता चंदर के लिए आगे चलकर एक बोझ भी बन सकती है। बिल्कुल। तो अभी हम चंदर और सुधा के एक पवित्र, लगभग बचकाने रिश्ते की बात कर रहे थे, लेकिन चंदर की दुनिया सिर्फ इतनी मासूम नहीं है। नहीं। डॉक्टर शुक्ला का एक निबंध टाइप करवाने के लिए वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो इस मासूम दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। रोजलैंड नाम का एक वीरान बंगला, लेकिन पीछे गुलाबों का एक शानदार बाग। ये कंट्रास्ट कमाल का है। ये कंट्रास्ट जानबूझकर बनाया गया है। सुधा के घर में खुलापन और सहजता है, तो रोजलैंड में एक घुटन, एक उदासी और बिखराव है। यहाँ चंदर का सामना प्यार के एक बहुत ही अलग, बिखरे हुए और दर्दनाक रूप से होता है। यहाँ प्यार देवता नहीं है। नहीं, यहाँ प्यार एक ऐसा जख्म है जो कभी भरता नहीं। और यहीं उसकी मुलाकात होती है बर्टी से, एक बीमार एंग्लो इंडियन जो उस पर गुलाब चुराने का इल्जाम लगाकर हमला कर देता है। और फिर आती है उसकी बहन पम्मी। पम्मी मॉडर्न, बेबाक, सिगरेट पीती हुई। वो सुधा के बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। और पम्मी चंदर को अपने भाई की कहानी सुनाती है, जो बर्टी की कहानी प्यार की आदर्श और हकीकत के बीच के फासले को दिखाती है। वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन एक झगड़े के बाद उसकी पत्नी का किसी और से रिश्ता बन गया। बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई, लेकिन बर्टी आज भी मानता है कि उसकी पत्नी वफादार थी। बाद में उसकी बेटी रोज की भी मौत हो गई। तो बर्टी का दिमागी संतुलन इसलिए बिगड़ा क्योंकि वो हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पाया। बिल्कुल। वो उस गुलाब के बाग की तरह अपने खूबसूरत अतीत की यादों में ही जीना चाहता है, भले ही वो यादें झूठी हों। हाँ, उसका पागलपन उसके टूटे हुए विश्वास और अतीत से बाहर न निकल पाने का नतीजा है। वो प्यार नहीं, बल्कि प्यार के आइडिया से चिपका हुआ है। मतलब ये कहानी दिखाती है कि जब प्यार का आदर्श टूटता है तो वो इंसान को कैसे तोड़ सकता है। ये सुधा और चंदर के आदर्शवादी प्यार के सामने एक कड़वी हकीकत की तरह खड़ी है। और पम्मी की अपनी कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। उसकी शादी टूट चुकी है और वो शादी को अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा मानती है। वो कहती कि वो खुद ही बर्टी के गुलाब तोड़कर फेंक देती है क्योंकि उसे उस खूबसूरती से नफरत है जिसके पीछे इतनी बड़ी ट्रेजेडी छिपी है। वो बहुत अकेली है। भारती जी यहाँ पम्मी को सुधा के फॉइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉइल एक ऐसा किरदार होता है जो मुख्य किरदार के गुणों को और उभारने के लिए उसके विपरीत खड़ा किया जाता है। अच्छा। एक तरफ सुधा का भोलापन, मासूमियत और आदर्शवाद है, तो दूसरी तरफ पम्मी का अनुभव, यथार्थवाद और कड़वाहट। और चंदर इन दोनों के बीच खड़ा है। लेखक हमें इसी तनाव को महसूस कराना चाहते हैं। कहानी वापस सुधा की दुनिया में लौटती है, लेकिन अब हमें उस दुनिया की मासूमियत के पीछे छिपा खतरा भी नजर आने लगता है। हाँ। सुधा की दोस्त है गेसु, जो शायर है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी है। और इन दोनों में भी एक दिलचस्प विरोधाभास है। गेसु शायर होते हुए भी यथार्थवादी है, जबकि सुधा शायर में होते हुए भी कल्पना की दुनिया में जीती है। हाँ, उपन्यास में एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि सुधा खुद एक मासूम शायरी बन गई है। वो प्यार और रिश्तों को कविताओं की तरह देखती है, जबकि गेसु उनकी हकीकत को समझती है। हाँ, और गेसु से छेड़ती भी है कि शायद वो किसी से प्यार करती है पर उसे खुद नहीं पता। लेकिन फिर वो एक बहुत ही गंभीर बात कहती है जो लगभग एक चेतावनी जैसी लगती है। हाँ, वो सुधा से कहती है, तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। ये एक तरह की भविष्यवाणी है। गेसु, जो शायद प्यार और शादी की हकीकत से गुजर चुकी है या उसे करीब से देख चुकी है, वो सुधा के भोलेपन को लेकर चिंतित है। वो जानती है कि सुधा जिस कल्पना की दुनिया में जी रही है, जब वो टूटेगी तो बहुत दर्द होगा। और वो दुनिया बहुत जल्द टूटने वाली है। बिल्कुल। चंदर और सुधा का ये अनकहा रिश्ता अपनी धुन में चल रहा था, लेकिन समाज कब तक इसे अकेला छोड़ता? और यही कहानी में बाहरी दुनिया की दस्तक होती है। हाँ। चंदर के चाचा उसके लिए शादी का रिश्ता लाते हैं और उधर सुधा की बुआ उसकी शादी की बात चला रही हैं। और ये वो पल है जहां सब कुछ उलझना शुरू हो जाता है। अब तक उनका रिश्ता उनका निजी मामला था, अपनी शर्तों पर चल रहा था, लेकिन अब समाज उसे शादी के सामाजिक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। और ये सामाजिक दबाव, ये उनके रिश्ते की पवित्रता पर पहला बड़ा हमला है। जब चंदर को सुधा की शादी की बात पता चलती है तो उसे एक असहनीय दर्द महसूस होता है। ये पहली बार है जब उपन्यास में उसकी भावनाएं इतने बेकाबू तरीके से सामने आती हैं। उसका वो बौद्धिक कवच जो उसने बना रखा था, वो यहाँ टूटता हुआ दिखता है। वो सुधा को एक अजीब पथराई हुई नजर से देखने लगता है, जिससे सुधा डर जाती है। यहाँ आपका सवाल फिर से प्रासंगिक हो जाता है।
क्या उसका बौद्धिक कवच सचमुच टूटता है या वो बस एक नई बौद्धिक उलझन में फंस जाता है? मतलब? क्योंकि इस दर्द और बेचैनी से भागने के लिए वो कहाँ जाता है? सुधा के पास नहीं। पम्मी के पास। सही बात है। वो सुधा की भावनात्मक दुनिया का सामना करने के बजाय पम्मी की तार्किक और अनुभवी दुनिया में पनाह लेता है। बिल्कुल। वो उसे सिनेमा ले जाता है, जहां पम्मी उससे सेक्स, प्यार और शादी पर बहुत बेबाकी से बात करती है। वो चंदर की पवित्रता की तारीफ करती है और चंदर मनी मन सोचता है कि ये पवित्रता उसे सुधा से मिली है। और यहीं पे कहानी का केंद्रीय त्रिकोण पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। एक कोने पर है सुधा का भोला भावनात्मक संसार, जहां प्यार एक पूजा है, एक देवता है। दूसरे कोने पर है पम्मी का तार्किक टूटा हुआ संसार, जहां प्यार और शादी कड़वे अनुभवों और धोखों से जुड़े हैं। और इन दोनों के बीच में चंदर खड़ा है। वो सुधा से मिली पवित्रता को बचाए रखना चाहता है, लेकिन सुकून उसे पम्मी की बौद्धिक बातों में मिलता है। हाँ, वो दोनों दुनियाओं के द्वंद्व को अपने भीतर महसूस कर रहा है। तो इस उपन्यास की शुरुआत में ही किरदारों और उनके रिश्तों का एक बहुत पेचीदा जाल बुना गया है। चंदर और सुधा का मासूम और अनकहा रिश्ता है, जिसे समाज की नजर लग रही है। बर्टी का पागलपन है, जो प्यार के टूटने की इंतहा दिखाता है। पम्मी का अकेलापन है, जो प्यार से मिले धोखे का नतीजा है। और गेसू की समझदारी है, जो आने वाले तूफान की आहट दे रही है। कहानी का जो केंद्रीय तनाव है, वो अब पूरी तरह से आकार ले चुका है। हाँ, ये एक आदर्शवादी, लगभग आध्यात्मिक प्रेम और शादी की सामाजिक हकीकत के बीच की टक्कर है। चंदर पर दोनों दुनियाओं का दबाव है। उसे सुधा की मासूमियत की रक्षा भी करनी है और पम्मी के साथ मिली बौद्धिक शांति भी चाहिए। वो फंस गया है। वो सुधा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और पम्मी के साथ अपनी वैचारिक समानता के बीच फंस गया है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। उपन्यास का शीर्षक पूछता है, गुनाहों का देवता। इस शुरुआती हिस्से को पढ़कर लगता है कि चंदर खुद को सुधा के प्यार का देवता समझता है, उसका रक्षक। लेकिन क्या इसी देवता बने रहने की कोशिश में वो कोई ऐसा गुनाह कर बैठेगा जो सबकी जिंदगियां बदल देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन किरदारों के लिए प्यार की कौन सी परिभाषा आखिर में सही साबित होगी? क्या प्यार एक बचाने वाली शक्ति है, जैसा सुधा मानती है, या प्यार एक तबाही है, जैसा बर्टी की कहानी दिखाती है? या फिर प्यार एक धोखा है, जैसा पम्मी को लगता है? हाँ, चंदर का सफर इन्हीं परिभाषाओं के बीच अपना रास्ता खोजने का सफर है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या पवित्रता और सामाजिक नियमों के बीच का ये संघर्ष किसी सुखद अंत तक पहुंच भी सकता है, या ये एक